तो बेटा एक क्वेरी निकल कर और आ रही है, और ये क्वेरी किस पर आ रही है बच्चे की, कंपोजिशन लेवी पर। ठीक है, तो पहले फटाफट से एक बार क्वेरी देख लें, उसके बाद अपन उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो द क्वेरी इज ऑन कंपोजिशन लेवी एंड द क्वेरी इज अबाउट द टर्म फर्स्ट सप्लाईज। कंपोजिशन लेवी याद करो बेटा, आपका नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, जिसे एक्ट का पार्ट बना दिया फाइनेंस एक्ट 2019 ने, सब सेक्शन 2A इंसर्ट कर। तो जो आपका बेटा सेक्शन 10 होता था उसके अंदर एक सब सेक्शन इंसर्ट कर दिया, सब सेक्शन 2A, और इसको किसका पार्ट बना दिया, नोटिफिकेशन को एक्ट का पार्ट बना दिया। बेटा उस नोटिफिकेशन के अंदर एक टर्म यूज हुआ था, दैट विल बी नोन एज फर्स्ट सप्लाईज। और बेटा वहां पर फर्स्ट सप्लाईज टर्म्स को समझाया गया था कि ये उस टर्नओवर की बात हो रही है। किस टर्नओवर की बात हो रही है, ये उस टर्नओवर की बात हो रही है जो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर है। क्या बोला मैंने, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का टर्नओवर है। सर मतलब बेटा ये यहां से बात कर रहा है, देखो ये आपकी यहां से बात करके चल रहा है कि 1 अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यस सर, से बेटा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का जो टर्नओवर है बेटा, इस पीरियड के टर्नओवर की बात हो रही है। ये जो टर्नओवर है, इस टर्नओवर पर जीएसटी पे नहीं करना है। क्या बोला मैंने, जीएसटी पे नहीं करना है। बेटा इस टर्नओवर पे जीएसटी पे क्यों नहीं करना है, फर्स्ट सप्लाईज का एक एक्सप्लेनेशन था। पहले तो आप ये समझो कि जो फर्स्ट सप्लाईज को समझाने वाला था वो था बेटा एक एक्सप्लेनेशन। क्या था, एक्सप्लेनेशन। ये मेन सब सेक्शन का पार्ट नहीं है, ये मेन नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं है बेटा, ये नीचे एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कराकर फर्स्ट सप्लाईज को समझाया गया। इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आपको जीएसटी कब देना होता है, जीएसटी कब देना होता है बताओ। इस पे जीएसटी नहीं देना साहब, मैंने बोला इस वाले टर्नओवर पर जीएसटी पे नहीं करना। ठीक है, किस वाले टर्नओवर पर बेटा, ये स्टार्टिंग के 20 लाख पर। किस पर, 20 लाख पर। मैं 2 मिनट के लिए मान के चल रहा हूं कि मैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हूं, तो मेरे पे लिमिट लगेगी 20 लाख की। तो स्टार्टिंग का जो 20 लाख का है, क्योंकि बेटा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक, रजिस्ट्रेशन कब लेता हूं, जब मेरा टर्नओवर एक्सीड करता है किसको, 20 लाख को, तब रजिस्ट्रेशन लेता हूं। हाँ सर, सेक्शन 22 ये बात बोलता है कि जब आपका टर्नओवर एक्सीड करेगा 20 लाख को तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। और बेटा जब मैं रजिस्ट्रेशन लेता हूं तब मुझे जीएसटी पे करना होता है। मतलब कोई भी कानून, जीएसटी का कानून मुझ पर कब एप्लीकेबल होगा बताओ, मुझे जीएसटी कब देना होगा, जब जीएसटी का कानून एप्लीकेबल होगा। बेटा जीएसटी का कानून कब एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का कानून एप्लीकेबल होगा जब आप सेक्शन 22 में फॉल करोगे। जीएसटी में एंट्री कब होगी, जब रजिस्ट्रेशन कराओगे, और रजिस्ट्रेशन की बात 22 करता है। जीएसटी के अंदर, जीएसटी लॉ, जीएसटी कानून के अंदर आपकी एंट्री कब होगी, यानी जीएसटी का कानून आप पर एप्लीकेबल कब होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। बेटा रजिस्ट्रेशन ही वो गेट है जिससे आपकी एंट्री होगी। किसमें एंट्री होगी, जीएसटी के अंदर एंट्री होगी। और जीएसटी के अंदर एंट्री करने के लिए रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन का सेक्शन 22 है। 22 बोलता है कि जब 20 लाख को एक्सीड करोगे तो जीएसटी देना है। यानी कि जब तक मैं 20 लाख को एक्सीड नहीं करूंगा मुझे जीएसटी नहीं देना। हाँ सर, नहीं देना। यानी ये जो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोवाइड करी है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट किसने प्रोवाइड करी है बेटा, थ्रेशोल्ड लिमिट आपको प्रोवाइड करी है सेक्शन 22 ने। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सेक्शन 22 ने लिमिट दी है, और इस लिमिट पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बोला मैंने, कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसी बात को उन्होंने फर्स्ट सप्लाईज के अंदर समझाया। हालांकि मैं सभी केस से एक केस स्टडी बनाकर आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बट बच्चे की एक और क्वेरी आई, उसने बोला सर कि क्या ये फर्स्ट सप्लाईज का कॉन्सेप्ट, क्या ये फर्स्ट सप्लाईज का कॉन्सेप्ट सब सेक्शन नंबर 1 पे भी लगता है क्या, सेक्शन 10 के। उसने पूछा सर सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 1 पर भी लगेगा क्या फर्स्ट सप्लाईज का कॉन्सेप्ट, क्या उधर भी 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा क्या। तो मैंने कहा साहब ये क्वेरी देखकर मुझे लगा कि शायद मुझे इसे पूरा समझाना चाहिए साहब, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो दोस्त, समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। आप सोलो पढ़ रहे हो, लिंक कर नहीं पढ़ रहे हो आप। बेटा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन है कंपोजिशन के अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन कौन सा बेटा, रूल 3 और पेमेंट ऑफ टैक्स का जो प्रोविजन है बेटा रूल 62, इसको लिंक कर नहीं पढ़ रहे हो, और वही लिंक मैं अभी आपको करवाऊंगा। तो बेटा अब अपन क्या करते हैं, एक बार इन डेप्थ, क्या बोला मैंने, एक बार इन डेप्थ एनालिसिस करके देखते हैं किसका, रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का।
ठीक है। हाँ, नोटिंग बेटा साथ साथ चाहो तो साथ साथ कर सकते हो, जो मैं नोट करा रहा हूं। अगर आप चाहोगे कमेंट में बोलोगे तो मैं इस पूरी फाइल को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप फटाफट से क्या करोगे बेटा, जितना भी अभी अपन ने डिस्कशन किया, 20 lakhs वाली बात करी, और क्या ये फर्स्ट सप्लाई का कॉन्सेप्ट 10(1) पर भी एप्लीकेबल होगा क्या, अब इसे अपन केस बनाकर इन डेप्थ एनालाइज कर चल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो फटाफट से सारे बच्चे लिखेंगे केस 1। क्या लिखेंगे बेटा, केस 1। अब मैं आपको केस 1 समझा रहा हूं। 1 मिनट के लिए मान लो बेटा कि मैं अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हूं, और जो लिमिट मेरे पर है, क्या बोला मैंने, जो लिमिट मेरे ऊपर एप्लीकेबल है बेटा, वो लिमिट कौन सी है, 20 lakhs की लिमिट है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिमिट एप्लीकेबल है वो कौन सी लिमिट एप्लीकेबल है, 20 lakhs। ठीक है, ओके सर। अब कुछ भी नहीं करना है मालिक, एक टाइमलाइन बनाएंगे अपन, एक टाइमलाइन बनाओगे आप हमेशा की तरह, और यहां पर आप शुरू करोगे अपने बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेटा आपका साल कब से चालू होता है, सारे बच्चे बताएंगे। सर हमारा साल फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं, आपके नॉर्मल कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, वो तो जनवरी से चालू होता है, बट मैं कह रहा हूं सर आपका फाइनेंशियल ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से। कब से बेटा, 1 अप्रैल से, और खत्म कब होता है बेटा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ये बेटा खत्म होता है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसके अंदर बेटा कितने महीने आएंगे, हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। एक बार डिवाइड कर लें, हाँ सर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सर जनवरी फरवरी नहीं, हाँ बच्चा ने सही पकड़ा सर, जनवरी फरवरी नहीं, क्या, अप्रैल मई जून, है ना। तो देखो ये आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बेटा मैं चेक कर रहा था जनवरी फरवरी कर सो रहे हो कि जाग रहे हो, आप लोग सो रहे हो कि वाकई में सुन रहे हो मेरे को, तो बेटा आप लोग सुन तो रहे हो, बात तो सही है, आपने सही पकड़ लिया सर, आप जनवरी फरवरी करने लग गए, जबकि शुरुआत होगी अप्रैल मई से। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा मैंने क्या करा, यहाँ पर सप्लाईज करनी चालू करी। ठीक है बेटा, एक केस बना रहा हूं मैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा इस केस के अंदर, आगे आगे जैसे जैसे अपन समझेंगे ना, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी आप मान के चलो कि मैंने अप्रैल में भी सप्लाईज करी होगी, है ना, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो मेरा टर्नओवर काउंट होना चालू हो गया ना, मैंने चीजें बेचना चालू कर दिया, तो जैसे जैसे मैं सप्लाई कर रहा हूं वैसे वैसा मेरा टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। तो मैंने अप्रैल में भी करी होगी, मई में भी, जून में भी, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर, अक्टूबर। बेटा नवंबर में भी मैं सप्लाईज कर रहा था, क्या बोला, नवंबर में भी मैं सप्लाईज कर रहा था, लेकिन 18 नवंबर को बेटा, एक तारीख आप पकड़ सकते हो यहां पर, 18 नवंबर। बेटा 18 नवंबर को क्या हुआ, देखो ये वो तारीख है, 18 नवंबर को मेरा टर्नओवर क्या कर गया बेटा, एक्सीड कर दिया। किसको एक्सीड कर दिया, 20 lakhs को, यानी आपके सेक्शन 22 की एप्लीकेबिलिटी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मेरा टर्नओवर, मैंने क्या बताया था कि लिमिट कितनी है बेटा मेरे लिए, लिमिट है मेरे लिए 20 lakhs। तो अगर मेरे लिए 20 lakhs की लिमिट है, तो यहां पर वो 20 lakhs की लिमिट क्या हो गई बेटा, फुलफिल हो गई। 18 नवंबर बेटा वो तारीख है, मान लो आप 18 नवंबर, 18th नवंबर इज द डेट ऑन विच, 18th नवंबर इज द डेट ऑन विच माई टर्नओवर गेट एक्सीड बाय 20 lakhs, माई टर्नओवर गेट एक्सीड बाय 20 lakhs। और टर्नओवर किसकी बात कर रहा हूं बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर की, है ना, जो लॉ में वर्ड यूज करा है वो कौन सा करा है, एग्रीगेट टर्नओवर, जो कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर, है ना। हाँ सर, 18 नवंबर को 20 lakhs को एक्सीड कर दिया। बेटा जब भी आपका टर्नओवर एक्सीड करता है, किसको एक्सीड करता है, आपके लिमिट को, तो आपके पास दो ऑप्शंस निकल कर आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। क्या बोला मैंने, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं क्या कराने के लिए बेटा, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ओके सर, कौन से दो ऑप्शन होते हैं बेटा, सारे बच्चे बताएंगे। एक ऑप्शन होता है बेटा आपके पास में, जिसको आप बोलते हो कौन सा ऑप्शन, डिफॉल्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डिफॉल्ट, ये होता है बेटा डिफॉल्ट ऑप्शन। ओके, और दूसरा ऑप्शन होता है बेटा आपके पास में कंडीशनल ऑप्शन। क्या बोला मैंने, दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास में कंडीशनल ऑप्शन। हाँ क्या ना, हाँ सर। बेटा आपका ये जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है ना, ये और कोई नहीं होता बेटा, आपका सेक्शन 9(1) होता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1, जो किसकी बात करता है बेटा, जो बात करता है चार्जिंग की। इसको आप बोलते हो प्यार से चार्जिंग सेक्शन। ये वो सेक्शन है बेटा जो डिफॉल्ट सेक्शन है, मतलब इस सेक्शन के अंदर मालिक आपको टैक्स देना ही देना है, इसके अंदर सोच विचार नहीं करना, इसके अंदर टैक्स देना ही देना है।
ये बाय डिफॉल्ट है। इसके लिए आपको, इसके लिए एलिजिबल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, आपका टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन को एक्सीड करेगा, तो आप ऑटोमेटिकली, आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, सेक्शन 9 ऑटोमेटिक आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए अपन ने इसको क्या बोला, डिफॉल्ट ऑप्शन। डिफॉल्ट ऑप्शन का मतलब, डिफॉल्ट ऑप्शन का मतलब बेटा टैक्स शैल बी पेड, यहां पर टैक्स आपको पे करनी है। क्या बोला, टैक्स शैल बी पेड, बेटा यहां पर टैक्स पे करना ही है, सोचना नहीं है, ठीक है। और बेटा दूसरा ऑप्शन आपके पास में होता है जब आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनते हो। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि 18 नवंबर को क्या हुआ था, अपना टर्नओवर एक्सीड हुआ था, और अगर 18 नवंबर को अपना टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे एक्सीड हुआ था, तो अपन को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कराने के कितने ऑप्शन बेटा, 2 ऑप्शन। पहला डिफॉल्ट ऑप्शन, मतलब 9 में तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है, सेक्शन 9 तो एप्लीकेबल हो गई होगा। दूसरा होता है बेटा कंडीशनल ऑप्शन, और कंडीशनल ऑप्शन बेटा आपका होता है प्यार से जिसे आप बोलते हो सेक्शन नंबर 10। जी हां, सेक्शन नंबर 10 जिसे आप कंपोजिशन बोलते हो बेटा। कंडीशनल ऑप्शन का मतलब यह है कि जब आप कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे। क्या बोला मैंने बोला कि जब आप कुछ सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे और एलिजिबल बनोगे, तो आप सेक्शन 10 में आ सकते हो। यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्या बोला, यहां पर बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस एंड बिकम एलिजिबल, एंड बिकम एलिजिबल, एंड बिकम एलिजिबल। समझ में आ रहा है? हाँ सर। कुछ कंडीशन जो सेक्शन 10 में दे रखी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और सेक्शन 10 के लिए एलिजिबल बनना पड़ेगा। अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो और एलिजिबल बनते हो, तो मेरे शब्दों पे ध्यान देना, मैं क्या बोलने वाला हूं, तो आप 9(1) की जगह, क्या बोला मैंने, तो आप सेक्शन 9(1) की जगह सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकते हो। मेरे शब्दों को वापस सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि अगर आप, बेटा देखो 9(1) तो डिफॉल्ट है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो 9(1) तो लगेगा। उसके लिए कोई आपको अलग से कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सेक्शन 10 में आओ, सेक्शन 10 का बेनिफिट उठाओ, तो उसके लिए आपको सेक्शन 10 की कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेक्शन 10 के लिए एलिजिबल बनना पड़ेगा। और अगर आप एलिजिबल बन जाते हो, तो मैंने क्या बोला, 9 की जगह आप 10 में टैक्स पे कर सकते हो। की जगह मतलब 9 के बदले, सेक्शन 9 के बदले आप सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकते हो। सर आप बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहे हो बेटा, मैं इन शब्दों पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं, इसका मतलब क्या इंग्लिश के अंदर, इसका मतलब है बेटा एट द प्लेस ऑफ सेक्शन 9(1), मतलब इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1), इन ल्यू ऑफ के बदले, इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1). ये देखो, ये मैं बोल रहा हूं आपको, इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1) आप किस में टैक्स पे कर सकते हो, सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकते हो। 9(1) के बदले, मतलब टैक्स तो पे करना था किसमें, 9(1) में, लेकिन अगर आप 10 के लिए एलिजिबल हो, कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो आप 9 की जगह सेक्शन 10(1) में टैक्स पे कर चल सकते हो। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, बात समझ में आ गई कि 18 नवंबर को टर्नओवर एक्सीड करा था, रजिस्ट्रेशन कराना, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 2 ऑप्शन थे, डिफॉल्ट ऑप्शन था और डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ साथ कंडीशनल ऑप्शन था। डिफॉल्ट ऑप्शन मतलब बाय डिफॉल्ट लगेगा ही लगेगा, और कंडीशनल मतलब अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं कंडीशंस और एलिजिबल बनता हूं, तो मैं बेनिफिट उठा सकता हूं सेक्शन 10 का। लेकिन सेक्शन 10 9 की जगह है, मतलब 9 तो था, 9 की जगह मतलब इन लियो ऑफ टैक्स पेबल, जो टैक्स मुझे पे करना था कहां, 9 में, उसकी जगह अब मैं टैक्स पे करूंगा कहां, 10 में। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पक्का बोलो, पक्का? हाँ। अब बेटा जब आप 10 में, सेक्शन 10 में टैक्स पे करने जाते हो ना, अब आप जब सेक्शन 10 में टैक्स पे करने जाते हो, तो बेटा वहां पर भी आपके पास में कितने ऑप्शन आते हैं, 2 ऑप्शन आते हैं। टैक्स पे करने के 2 ऑप्शन आते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको 2 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया मालिक आपको, वो दिया कौन सा, 10(1), मैं बात कर रहा हूं 10(1) की, और दूसरा ऑप्शन बेटा आपको मिलता है कौन सा, 10(2)(a), दूसरा मिलता है 10(2)(a। सर 10(1) और 10(2)(a) में क्या डिफरेंस है? सर 10(1) है जहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा,
मेजर गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विस। क्या बोला? वो लगता है बेटा किसके ऊपर? जहां पर मेजर गुड्स प्लस मार्जिनल सर्विसेज। कोई दिक्कत है? नहीं सर। मतलब आपका काम जो है ना बेटा, आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो गुड्स का है, लेकिन आप साथ में थोड़ी बहुत सर्विस भी देते हो, तो आप किस में आ सकते हो? 10(1) में आ सकते हो। तो किस में आ सकते हो? 10(1) में। और बेटा अगर मैं एक्सक्लूसिव सर्विस देता हूं, मतलब मैं सर्विस ही सप्लाई करता हूं, इसके अलावा और कुछ सप्लाई ही नहीं करता, तो मैं कहां आ सकता हूं बोलो? तो मेरे लिए गवर्नमेंट ने बनाया 10(2)(a), बोला एक्सक्लूसिव सर्विस। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्सक्लूसिव सर्विस मतलब मैं गुड्स का काम ही नहीं करता था। मेरा जैसे बेटा एग्जांपल टीचर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक्सक्लूसिव सर्विस है। डॉक्टर बेटा आपको क्या करता है? डायग्नोस करता है, डिजीज डायग्नोस करता है, ट्रीटमेंट करता है, वो क्या कर रहा है? वो भी एक्सक्लूसिव सर्विस दे रहा है। लॉयर बेटा, लॉयर, एडवोकेट और लॉयर्स क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव सर्विस देते हैं। तो वो कहां फॉल करेंगे बेटा? 10(2)(a) में फॉल करेंगे। ओके सर। और बेटा जो ट्रेडर है, जैसे बेटा वॉच डीलर क्या करता है बेटा? घड़ियां बेचता भी है और घड़ियां ठीक भी करता है। उसके यहाँ एक मैकेनिक बैठा रहता है, वो घड़ी ठीक भी करता है। 10(1). हालांकि मेरा डिस्कशन 10(1) और 10(2)(a) नहीं है, ये मैं ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में इन डिटेल समझाकर आ चुका हूं, इसलिए अभी सिर्फ ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ और समझाना है, इसके लिए मुझे ये समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये केस बनाया। अब ये केस पूरा बनके तैयार हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर इस केस के अंदर बेटा, केस नंबर 1 के अंदर मैं ऑप्ट कर रहा हूं। किसे ऑप्ट कर रहा हूं? 2 मिनट के लिए मान के चलो कि मैंने यहां पर ऑप्ट करा मालिक किसको? सेक्शन 10 को। ब्रॉडली बोल रहा हूं। अब वो आप देख सकते हो नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से कि 10(1) आ रहा है कि 10(2)(a) आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अभी बोलकर क्या चलूंगा? ब्रॉडली मैंने कहां टिक करा? 10 पर। यानी कि 18 नवंबर को जब मुझे डिसीजन लेना था, क्या डिसीजन लेना था कि आप रजिस्ट्रेशन किस में लोगे, तो बेटा मैंने 10 को चूज करा, क्योंकि 10 के लिए मैं एलिजिबल था। अब मेरा नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप देख सकते हो 10(1) एप्लीकेबल हो रहा है कि 10(2)(a) एप्लीकेबल हो रहा है, वो मेरी लड़ाई अभी नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने 10 में रजिस्ट्रेशन ले लिया, यानी कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन ले लिया, जब मुझे पहली बार रजिस्ट्रेशन लेने का ऑप्शन मिला था। 18 नवंबर को जब पहली बार मैंने टर्नओवर एक्सीड करा था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आओ बेटा केस नंबर 2 पे। अब मैं एक एक्स्ट्रा केस डिस्कस कर रहा हूं, वो क्या है? केस नंबर 2। नेक्स्ट। अब यहां पर बेटा अपन दूसरी सिचुएशन बनाएंगे और आगे चलेंगे समझने के लिए चीजों को, ठीक है? हाँ सर। इस केस के अंदर भी बेटा सेम टू सेम चीज एप्लीकेबल होगी। यहां पर भी मैं क्या करूंगा? एक टाइमलाइन बनाऊंगा। ओके सर। और यहां पर भी मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर भी मैं कह रहा हूं मालिक कि साल शुरू हो रहा है और साल खत्म हो रहा है। साल शुरू कब से हो रहा है बेटा? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को खत्म हो रहा है। हाँ सर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। और बेटा शुरुआत कहां से हो रही है? यहां पर भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ओके। हाँ सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहां तक दिक्कत है? नहीं सर, ये बिल्कुल पहले की तरह टाइमलाइन बने। इस बार फिर बेटा वही तारीख आई। इस बार फिर वही तारीख आई। कौन सी तारीख आई सर? नवंबर की 18 तारीख। इस बार फिर से नवंबर की 18 नवंबर आया और बेटा फिर से मेरा टर्नओवर क्या हो गया? एक्सीड कर दिया। किसको एक्सीड कर दिया? 20 लाख को एक्सीड कर दिया। फिर रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है दोस्त। फिर से कितने ऑप्शन मिलेंगे बोलो? फिर से सर 2 ऑप्शन मिलेंगे। कौन से 2 ऑप्शन मिलेंगे? फटाफट बताओ सर। डिफॉल्ट ऑप्शन, मेरे साथ साथ याद करो बेटा, याद भी कराता जा रहा हूं मैं आपको। एक मिलेगा डिफॉल्ट ऑप्शन और दूसरा मिलेगा सर कंडीशनल ऑप्शन। ठीक है, दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा? कंडीशनल ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं सर। डिफॉल्ट ऑप्शन कौन सा होगा सर? डिफॉल्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 9(1) और कंडीशनल ऑप्शन होगा बेटा सेक्शन नंबर 10। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आपको अभी समझा के आ चुका हूं। 9(1) डिफॉल्ट मतलब लगेगा ही लगेगा। 10 आपके ऊपर है कि अगर आप सेटिस्फाई कर पाते हो और एलिजिबल बन पाते हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो 9 की जगह, इन ल्यू ऑफ। वो मैंने समझा दिया। यहां पर बेटा मैं चूज कर रहा हूं 9। यहां पर मैंने चूज करा 9। ये केस नंबर 2 है।
जो समझा रहा हूं उसे समझना, देखो अभी मजा आएगा, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी मैंने क्या चूज करा, केस नंबर 2 में 9 चूज करा, मतलब मैं 9 में बाय डिफॉल्ट टैक्स पे करना चाहता हूं। अब बच्चा एक चीज पूछ रहा है, सर 9 और 10 में एक बार के लिए थोड़ा सा डिफरेंस बता दो, ताकि केस थोड़ा समझने में और आसान हो जाए कि क्यों 9 और 10 अलग अलग है, ऐसा क्या बेनिफिट है 10 के अंदर। बेटा डिफरेंस 2-3 है, जो मैं ऑलरेडी अमेंडमेंट क्लास में डिटेल में पढ़ा कर आ चुका हूं। यहां पर एक मेजर डिफरेंस जो है, क्या बोल रहा हूं, मेजर डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस जो दोनों के बीच में है, उसे डिस्कस करना चाहूंगा। और वो है बेटा कि यहां हमें सप्लाई बेस्ड टैक्स पेमेंट करना होता है। ये होता है बेटा कैसा, सप्लाई बेस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। और यहां पर मालिक होता है आपका टर्नओवर बेस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स। क्या बोला मैंने, टर्नओवर बेस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स, टर्नओवर बेस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आया बेटा, सप्लाई बेस्ड पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब होता है कि 18 नवंबर के बाद अगर मैं सब सेक्शन 9(1) को चूज करता हूं, इसको 9(1) को, इधर वाले को, तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही 18 नवंबर के बाद यानी 19 नवंबर को बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बेटा सेलफोन बेचने का काम है, अब अगर मैं सेलफोन सेल कर रहा हूं तो जैसे जैसे मैं सेलफोन सेल करूंगा, पहला सेल करा मुझे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरा सेल करा मुझे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा, तीसरा सेल करा, चौथा सेल करा, हर सेल पर मतलब हर सप्लाई पर जीएसटी कलेक्ट करना है, इसको बोलते हैं सप्लाई बेस्ड। और सेक्शन 10 में बेटा थोड़ा आराम मिल जाता है, यहां आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस से लेना देना ही नहीं है, यहां आपको रेट ऑफ टैक्स से लेना देना ही नहीं है कि साहब 18% है कि 28% है कि 14% है कि 9% है कि 8% है, लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर बेटा टर्नओवर बेस्ड है, मतलब मैंने जितना भी माल बेचा, टोटल लगा लो बेटा, टोटल सेल्स पे टैक्स देना है, एक एक सेल पे नहीं, एक एक सेल पे नहीं, टोटल सेल पर एक फिक्स्ड रेट से, अलग अलग रेट याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फिक्स्ड रेट से टैक्स देना है। ये बेनिफिट है बेटा सेक्शन 10 में, ये मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको समझा दिया। ओके सर, इधर सप्लाई बेस्ड है, इधर टर्नओवर बेस्ड है, इसलिए इंसान कहां जाना चाहेगा, सेक्शन 10 में जाना चाहेगा। हालांकि सेक्शन 10 की लिमिटेशंस भी है, उधर आईटीसी नहीं मिलता बेटा, उधर आपकी चेन ब्लॉक हो जाएगी, क्रेडिट चेन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। उधर कंप्लायंस में भी आराम है साहब, उधर आपको मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं सेक्शन 10 के, वो मुझे अभी डिस्कस नहीं करना है। मैंने क्या बोला, केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में, ये केस नंबर 2 था अपना, हाँ, इसके अंदर मैंने क्या चूज कर लिया बेटा, डिफॉल्ट ऑप्शन चूज कर लिया, सेक्शन 9 चूज कर लिया। बोलो कोई प्रॉब्लम है, नहीं सर। अब हुआ क्या, हुआ ऐसा, कहानी सुनो, कहानी क्या है, कहानी यह है कि सेक्शन नंबर 9 चूज करने के बाद 18 नवंबर के बाद जैसे 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 बेटा मैं आगे गया, कहां गया आगे, तो नवंबर में बेटा मैंने सेल करी बचे हुए पीरियड की 12 दिन की, हाँ सर। फिर दिसंबर बेटा पूरा 31 डेज मैंने सेल करी और मैं टैक्स कलेक्ट करता रहा सेक्शन 9 के हिसाब से। बेटा जनवरी के महीने में मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, शिट, अरे यार मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो 10 के लिए एलिजिबल था, मैं तो 10 के लिए एलिजिबल था और 10 में आराम से फॉल कर रहा था, 10 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा था, मेरे को तो सेक्शन 10 लेना चाहिए था। अब इच्छा कर रही है मन में कि मेरे को क्या लेना चाहिए था, सेक्शन 10। कब बेटा, जनवरी के महीने में, इधर इधर जनवरी के महीने में इच्छा कर रही है क्या कि मेरे को क्या लेना चाहिए था मालिक, मेरे को लेना चाहिए था इधर जनवरी के महीने में कि मेरे को लेना चाहिए था क्या, सेक्शन 10। तो मैंने क्या करा, मैंने बेटा लॉ खोला, जीएसटी का कानून किताब पढ़ी, देखा कि क्या मैं चेंज कर सकता हूं, क्या मैं चेंज कर सकता हूं। तो बेटा कानून ने बोला हाँ कर सकते हो, कानून ने बोला हाँ आप चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो सेक्शन 9 की जगह सेक्शन 10 में टैक्स पेमेंट कर सकते हो, मतलब शिफ्ट करना अलाउड है। तो मैंने बोला शिफ्ट करो शिफ्ट करो शिफ्ट करो, अरे बढ़िया यार फटाफट से टैक्स लेना बंद करो। मैंने अपने सारे लोगों को बोल दिया, अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया। मैंने कहा सर अब आज से टैक्स लेना बंद सप्लाईज के ऊपर, अब मैं सप्लाई बेस्ड नहीं टर्नओवर बेस्ड टैक्स दूंगा। तो गवर्नमेंट ने बोला रुको रुको साहब रुको, जल्दी नहीं करनी है, चेंज कर सकते हो लेकिन बीच में नहीं, बीच में नहीं। आप शिफ्ट कर सकते हो सेक्शन 9 से सेक्शन 10 पर शिफ्ट कर सकते हो मालिक, बिल्कुल कर सकते हो, हम आपको अलाउ कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कब बेटा, नए साल से। क्या बोला, मेरे शब्दों पर फोकस करना, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, क्या बोला मैंने, नए साल से। अभी इस साल, जिस साल आपको ऑप्शन चूज करना था, रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने ऑप्शन चूज कर लिया, ये ऑप्शन चलेगा साल खत्म होने तक।
बीच में जनवरी के मंथ में बेटा, बीच में जनवरी के मंथ में आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। आपको मार्च खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब साल खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। और जो नया साल चालू होगा, जो नया साल चालू होगा आगे से, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, क्या बोला, बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, मतलब कि सेक्शन 10 में टैक्स पे कर सकते हो। यहां से देखो, ये गए ये गए ये गए ये गए कहां पर, सेक्शन 10 में, तो सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में शिफ्ट कर सकते हो। मतलब 1 तारीख से सप्लाई बेस्ड बंद कर देना, 1 अप्रैल से सप्लाई बेस्ड बंद कर देना और टर्नओवर बेस्ड टैक्स देना चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हमको, गवर्नमेंट ने ये बोला। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सारे बच्चे, सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? इसके लिए क्या करना पड़ेगा मालिक, मैं 2 मिनट के लिए आपको समझाना चाहता हूं, इधर आओ। ऑलरेडी बेटा इसका डायग्राम में कहां डाल चुका हूं, अमेंडमेंट बुकलेट में डाल चुका हूं, अमेंडमेंट बुकलेट में ऑलरेडी मैं इसका डायग्राम डाल चुका हूं, और वही मैं आपको यहां पर रेफर करा के दिखाना चाहूंगा। फटाफट से मेरे साथ आ जाओ। कौन से चैप्टर में था बेटा अपने पास, ये चार्ज चैप्टर में था, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आ गया आ गया आ गया, बस। सही, डाउनलोड करी कि नहीं करी अमेंडमेंट बुकलेट अभी तक आपने? बेटा अगर ये डाउनलोड नहीं करी हो तो पहली फुर्सत में जाके फटाफट से इसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो आप, क्योंकि ये बहुत काम आएगी आपके। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डायग्राम्स मैंने समझा रखे हैं। ये आ गया बेटा डायग्राम, आ जाओ इधर। और इस डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको कहाँ फोकस करना है। अभी कहीं भी मत देखना, मैं जहाँ जहाँ दिखाऊँ बेटा वहीं देखना है आपको, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल। इधर आओ, सिर्फ इतना पोर्शन देखो, कितना, सिर्फ इतना, और कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है? केस नंबर 1 क्या था अपना, केस नंबर 1 क्या था, इधर आओ वापिस से बेटा, केस नंबर 1 पे चलो। केस नंबर 1 क्या था, केस नंबर 1 ये था जहां पर क्या हुआ था बेटा, अपनी लिमिट एक्सीड हुई थी। हाँ सर, कितनी तारीख को सर, 18 नवंबर को लिमिट क्या हुई थी, एक्सीड हुई थी। सर 18 नवंबर को मैंने चूज किया था क्या, सेक्शन नंबर 10। सर ये रजिस्ट्रेशन पहली बार ले रहा था, हाँ पहली बार ले रहा था, या ऑलरेडी ले चुका था? नहीं सर ऑलरेडी नहीं ले चुका था, पहली बार ले रहा था। बेटा जब पहली बार रजिस्ट्रेशन लेते हैं और डायरेक्ट ही क्या चूज करते हैं, कंपोजिशन। देखो पहली बार रजिस्ट्रेशन लेना था और डायरेक्ट ही क्या चूज करा, ये देखो राइट किधर लग रहा है, कंपोजिशन पे। तो बेटा उस केस के अंदर सर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है बेटा? उसके लिए रूल लगता है 3, उसके लिए रूल लगता है कौन सा, 3। और रूल 3 बोलता है कि साहब आपको पार्ट बी फिल करना है, किसका, REG 01 का। REG 01 क्या होता है सर? बेटा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। गवर्नमेंट फोन पे नहीं फॉर्म पे बात करती है। क्या बोला, गवर्नमेंट फोन पे नहीं, फॉर्म, FORM, फॉर्म पे बात करती है। तो यहां फॉर्म भरना पड़ता है, गवर्नमेंट से बात करने के लिए, गवर्नमेंट को बात बताने के लिए फोन नहीं फॉर्म भरना पड़ता है, और उसका पार्ट बी भरना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा देखो ड्यूरिंग द मिडल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेटा अपने केस में कौन सी तारीख आ रही है बताओ? अपने केस में आ रही है बेटा 18 नवंबर। याद करो, ये मिडल ही तो है, ये मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही तो है बेटा। ये कोई 1 अप्रैल 31 मार्च थोड़ी है, बिगिनिंग और एंड नहीं है, मिडल है। यानी मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से क्या मैं रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूं? हाँ। और बेटा रूल 4 उसके बाद में आता है, रूल 4 उसके बाद में आता है, जो किसकी बात करता है, इफेक्टिव डेट की। और इफेक्टिव डेट के लिए आपको पैरेलल कौन सा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 25, जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताता है। वो कहता है साहब विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया, जिस तारीख को आप लायबल हुए हो 18 नवंबर, तो 18 नवंबर से अगर 30 दिन के अंदर आपने अप्लाई कर दिया, तो आप जिस तारीख को लायबल हुए थे वो इफेक्टिव डेट बन जाएगी आरसी की। और अगर आपने 30 तारीख मतलब 30 दिन के बाद करा, तो क्या होगा, जिस तारीख को आपको आरसी मिलेगी वो इफेक्टिव डेट बनेगी आरसी की। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बिकम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। किस केस के अंदर? जब 30 दिन के बाद करोगे, 30 दिन के अंदर कर दोगे तो वो, तो अकॉर्डिंगली वही आपकी इफेक्टिव डेट बनेगी। यहां तो क्या लिख रखा है, रूल 4 ने तो बोल दिया साहब जो भी मेंशन्ड होगा आरसी के अंदर वो इफेक्टिव डेट होगी। और आरसी में क्या मेंशन्ड होगा, वो 25 सेक्शन 25 के साथ अपन को रीड करना पड़ेगा, तब अपन को समझ में आएगा कि आरसी के अंदर कौन सी डेट आएगी। 30 दिन के अंदर करोगे तो लाइबल वाली डेट आएगी, और 30 दिन के बाद करोगे तो आरसी वाली डेट आएगी। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं सर। और केस नंबर 2 क्या था बेटा अपना? केस नंबर 2 पर आओ वापिस। केस नंबर 2 था जहां पर मैं जब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल बना 18 नवंबर को, तो मैंने क्या चूज करा बेटा? मैंने चूज करा 9-1। क्या चूज करा? 9-1। लेकिन बाद में मेरा दिल करा, क्या दिल करा? वांट टू चेंज, वांट टू चेंज। कब कब? जनवरी में। जनवरी में इच्छा हुई, वांट टू चेंज, सर चेंज होना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, लॉ ने, किताब ने, कानून ने क्या बोला, जीएसटी कानून ने, उन्होंने बोला साहब आप चेंज नहीं कर सकते
बीच में चेंज नहीं कर सकते। आपको शिफ्ट करना अलाउड है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीच में नहीं, अगले साल से। तो बोला अभी क्या करो, तो बोला अभी इंटीमेट कर दो। गवर्नमेंट ने बोला जनवरी के अंदर क्या करो, जनवरी में हमें इंटीमेट कर दो। यानी यहां क्या करना है जनवरी में बेटा, इंटीमेट। इंटीमेट मतलब बता दो। सर क्या बता दें कि तुम चेंज करना चाहते हो नए साल से, आने वाले साल से, आने वाले साल से तुम चेंज करना चाहते हो। ये बात, ये अपने मन की बात आप हमें अभी बता दो, ज्यादा दिन तक अपने मन में मत रखो, अभी बता दो। यानी प्रायर इंटीमेशन गवर्नमेंट को दे दो कि साहब हम 1 अप्रैल से क्या करेंगे, सेक्शन 10 में टैक्स पे करेंगे। सर कैसे बताना होता है बेटा, इसके लिए इधर आओ, ये देखो एप्लीकेशन का पूरा डायग्राम दे रखा है, ये देखो ये रहा। अब आपको इस पे फोकस करना है सिर्फ इतने वाले पोर्शन पर। क्या बोला यहां पर मैंने, यहां पर बोला साहब बिगिनिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। साहब नया साल चालू होने से पहले, ये अपना केस 2 है, नया साल चालू होने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को स्विच करना चाहता हूं। देखो स्विच करना चाहता हूं, रजिस्टर्ड पर्सन क्या करना चाहता है, बोलो स्विच करना चाहता है। सर किसमें स्विच करना चाहता है, कंपोजिशन में। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर CMP 02 फाइल करना पड़ेगा और साथ ही साथ ITC 03 भी फाइल करना पड़ेगा। सर ITC 03 क्या होता है बेटा, एक बात बताओ, आप 9 में रजिस्टर्ड थे तो आपने ITC भी ले रखा होगा ना, क्रेडिट। और कंपोजिशन में आप जानते हो क्रेडिट आप ले नहीं सकते, सब सेक्शन 4 10 का 4, क्रेडिट ना ले सकते हो, क्रेडिट ना दे सकते हो। तो इसलिए आपको क्रेडिट की डिटेल्स सारी की सारी गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी कि साहब ये क्रेडिट पड़ा है और ये क्रेडिट मैं छोड़ने वाला हूं। तो वो सारी डिटेल आपको कहां बतानी है, ITC 03 में बतानी है, इसलिए इसको फाइल करना होता है। हालांकि ये हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, मेरे डिस्कशन का मुद्दा ये CMP 02 है कि ये फाइल करूंगा। और RC की डेट क्या होगी बेटा यहां पर इफेक्टिव, क्योंकि नए साल से आ रहे हो तो बेटा बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यहां पर क्या हो जाएगी, RC की इफेक्टिव डेट हो जाएगी। किसने बोला, रूल 4 ने। ये बात कौन करता है, रूल 3, और ये बात कौन करता है, रूल 4। 2 रूल अपन ने कंबाइन यहां पर समझे। यहां पर नए साल से चालू होगा तो RC की इफेक्टिव डेट भी नए साल से हो जाएगी, 1 तारीख से हो जाएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या, तो मुझे बताओ। इस डिस्कशन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये डिस्कशन सर आपने क्यों करा, बेटा मेरे को रजिस्ट्रेशन समझाना जरूरी था, रजिस्ट्रेशन समझाना जरूरी था। एक केस मैंने बनाया, केस नंबर 1, जहां पर मैंने सबसे पहले ही सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन ले लिया, और दूसरा केस बनाया मैंने जहां पर मैंने पहले सेक्शन नंबर 9 में रजिस्ट्रेशन लिया। किसमें, सेक्शन नंबर 9 में, मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन में, और बाद में मैंने स्विच करा किसमें, सेक्शन 10 में। तो देखो बाद में मैं स्विच करना चाहता हूं तो यहां पे ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना देता हूं। ये देखो ऐसे कि बाद में मैंने क्या करा बेटा, स्विच करा। किसमें स्विच करा, सेक्शन 10 में मैंने स्विच करा। यहां लिख दूं मैं, स्विच ओवर टू सेक्शन 10। बाद में मतलब पहले से रजिस्टर्ड में था। एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, हल्का सा एक धुन छेड़ रहा हूं। क्या धुन छेड़ रहा हूं यहां पर, कि मैं पहले से रजिस्टर्ड था। मुझे बताओ यहां क्या मैं पहले से रजिस्टर्ड था, केस 1 में क्या मैं पहले से रजिस्टर्ड था, नहीं सर, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन था। इसलिए केस फर्स्ट का नाम बेटा मैंने दिया ही नहीं था पहले। अब मैं केस फर्स्ट का नाम लिखवा रहा हूं, लिखो यहां पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, लिखो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन। बेटा ये फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की बात है। किसकी बात है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं सर। और बेटा अब लिखो इधर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, यहां लिखो बेटा इसका नाम चेंज करवा के लिखा रहा हूं। क्या लिखा रहा हूं बेटा, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन। क्या बोला, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, मतलब कि बाद में रजिस्ट्रेशन चेंज करना। बाद में रजिस्ट्रेशन चेंज कर रहा हूं, सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन का मुद्दा समझ में आया तो बेटा अब मैं इसको लिंक कर रहा हूं किसके साथ, पेमेंट के साथ, पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ। और बेटा लिंक करते ही आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन समझाना जरूरी था, इसलिए बेटा आधा घंटा लगाना जरूरी था। ये आधा घंटा इसलिए लगाया क्योंकि अब अगले 10 से 15 मिनट के अंदर में जैसे ही इसे लिंक करूंगा, किसके साथ लिंक करूंगा, पेमेंट के साथ। इसलिए मैंने बोला सेपरेट पढ़ोगे तो प्रॉब्लम आएगी समझने में, लेकिन जैसे ही मैं इसे लिंक करूंगा ना पेमेंट के साथ, अभी आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। आ जाओ फटाफट से, ये बेटा मैं इसको पेमेंट के साथ लिंक करता हूं। अब मुझे बताओ बेटा, सेक्शन 10 को जब अपन कंबाइंड पढ़ते हैं, मैं अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, कंबाइंड, तो बेटा कितनी चीजें इसमें निकल कर आती है। कंपोजिशन को, सेक्शन 10 भी छोड़ो, मैं एक ब्रॉड हेडिंग बोल रहा हूं कि पूरे जीएसटी के अंदर कंपोजिशन को लेकर आखिर मुझे पढ़ना क्या होता है। पूरे जीएसटी के अंदर कंपोजिशन को लेकर मुझे क्या पढ़ना होता है। बेटा इधर आओ, देखो जब आप कंपोजिशन की बात करते हो ना, तो पूरे जीएसटी के अंदर आपको बेटा 3 चीजें पढ़नी होती है। कितनी चीजें, 3 चीजें।
सर 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं बेटा? पहला होता है आपके पास में आपका सेक्शन 10। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10। इस सेक्शन 10 के साथ आपको पढ़ना पड़ता है रूल 3 से रूल 7, रूल 3 टू रूल 7। और बेटा एक रूल और पढ़ना पड़ता है आपको, रूल 62। बोलो, रूल 62। बेटा ये होता है चार्जिंग सेक्शन। ये होता है आपका कौन सा सेक्शन? चार्जिंग सेक्शन। बेटा ये होते हैं आपके रूल्स। कौन से रूल्स? जो आपको गवर्न करते हैं बेटा, कंपोजिशन को गवर्न करने वाले, जिसमें कंडीशंस वगैरह सब कुछ बता रखी होती है, तो अपन इनको बोलते हैं गवर्निंग रूल्स। और बेटा 62 किसकी बात करता है? पेमेंट ऑफ टैक्स। ये किसकी बात करता है बेटा? ये है मेन रूल जो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, पेमेंट ऑफ टैक्स। इन 3 चीजों को जब लिंक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कंपोजिशन पूरी तरह से, फिर आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो जाएगी। मैं ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुका हूं मालिक? मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चार्जिंग सेक्शन, जो अभी मैंने आपको समझाया बेटा। ऑलरेडी चार्जिंग सेक्शन डिस्कस कर चुका हूं, जिसके अंदर मैंने समझाया था क्या कि जब अपन को रजिस्ट्रेशन लेना था तो पहला केस था जहां अपन ने सबसे पहले ही सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन लिया था, और दूसरा केस था जहां पर मैंने पहले 9 में लिया था और फिर स्विच ओवर किया था। दूसरा बेटा 9 रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 अभी अभी अपन देख कर आए, जहां पर क्या लगानी होती है? रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है। तो एक जगह REG 1 का पार्ट बी भरना होता है और दूसरी जगह CMP 02 भरना होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। और तीसरा बेटा होता है ये रूल 62। और इफेक्टिव डेट बेटा रूल 4 भी देखा था ना, इफेक्टिव डेट। हाँ, और तीसरा होता है 62, जिसके अंदर क्या करना होता है बेटा? पेमेंट ऑफ टैक्स। और यही अब इन डिटेल मैं आपको क्या करने वाला हूं? पढ़ाने वाला हूं। तो इधर आ जाओ मेरे साथ में। इसको पढ़ने के बाद बेटा आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। रूल 62, रूल 62 बिल्कुल सिंपल, आसान और शानदार रूल है बेटा। ये 2 बात बोलेगा। कितनी बात? 2 बार। सर हर चीज 2 बात बोलता है क्या? नहीं नहीं, हर चीज 2 बात नहीं होती। यहां पर 2 बार है बेटा, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। सर क्या 2 बातें हो रही है, हमको भी बताओ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा। ये पहली बात बोलता है, किसकी बात बोलता है? स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड। क्या बोला मैंने? पहली बात बोलता है स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड। और दूसरी बात करता है बेटा ये एनुअल रिटर्न की। किसकी? एनुअल रिटर्न की। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। स्टेटमेंट ऑफ बेटा एनुअल रिटर्न किसमें फाइल होता है? आप सब जानते हो, 4 में। GSTR 4 के अंदर आप क्या फाइल करके चलते हो? एनुअल रिटर्न। सर ये मेरा मुद्दा नहीं है, अभी ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैंने सिर्फ आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दिया कि साहब 62 2 बातें करता है। एक स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड की बात करता है, और दूसरा बेटा एनुअल रिटर्न की बात करता है, जो आप GSTR 4 में फाइल करके चलते हो। एनुअल रिटर्न मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है? इधर आओ। मेरा मुद्दा है साहब स्टेटमेंट ऑफ टैक्स पेड। सर फॉर्म नंबर बताओ। CMP 08 बेटा, CMP 08 के अंदर आप टैक्स का पेमेंट करके चलते हो। ये एक फॉर्म होता है बेटा। जैसे आप मुझे बताओ GSTR 3B के अंदर आप क्या करके चलते हो? टैक्स का पेमेंट ही तो करते हो, सेट ऑफ कराते हो और फिर पेमेंट करते हो। 3B के अंदर ही तो उसकी डिटेल्स फाइल होती है। उसी तरीके से बेटा कंपोजिशन वाले के लिए CMP 08 होता है, जिसके थ्रू उसको पेमेंट करना होता है, टैक्स का पेमेंट। और यहां पर बेटा सेट ऑफ करा नहीं सकता, पूरा का पूरा कैश से ही पे करना होता है, क्योंकि क्रेडिट यहां पर मिलता ही नहीं है। सब सेक्शन 4 याद करो, सेक्शन 10 का वो यही बोलता है। हाँ सर। तो इसका मतलब यहां पर जितना भी पेमेंट करना होगा, किससे पेमेंट करना होगा बेटा? कैश लेजर से। ठीक है। और सर इसका पेमेंट कैसे करना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पेमेंट कैसे करना होता है बेटा? क्वार्टरली करना होता है। कैसे करना होता है बोलो? क्वार्टरली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि साहब पेमेंट क्वार्टरली होता है। ओ अच्छा से पेमेंट क्वार्टरली होता है, समझ में आ गई बात। के साथ जो पेमेंट होता है वो कैसे होता है? क्वार्टरली होता है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं है सर दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि जब मैं क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करूंगा तो कब से करूंगा? कब से क्वार्टर काउंट किया जाएगा? अच्छा एक चीज और यहां पर लिखना चाहूंगा, एक चीज और समझ लो ताकि पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाए हर चीज। सुनो, यहां पर जो क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करोगे किस पर करोगे बेटा? टर्नओवर पर, है ना? हाँ सर, टर्नओवर पर। और बेटा टर्नओवर कौन सा वाला? हमारे जीएसटी के अंदर बेटा टर्नओवर की 2 डेफिनेशंस हैं। एक है जिसको आप बोलते हो एग्रीगेट टर्नओवर, और दूसरा है बेटा टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। याद करो क्या बोला मैंने? 2 शब्द बोले, एक है एग्रीगेट टर्नओवर, एक है टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। यहां पर कौन से टर्नओवर की बात हो रही है बेटा? टर्नओवर इन स्टेट और यूटी की बात हो रही है।
ओ, टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी। सर क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताऊं, आपको टैक्स जो पे करना होता है वो आरसी वाइज पे करना होगा। यानी एक बात बताओ, अगर मेरे 4 रजिस्ट्रेशन है, 4 रजिस्ट्रेशन, बेटा चारों रजिस्ट्रेशन पर अगर मैं कंपोजिशन में हूं, आपको पता है अगर एक बार अगर कंपोजिशन ले लिया बेटा तो वो सब पर एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर मेरे 4 रजिस्ट्रेशन है 4 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, तो बेटा चारों स्टेट पर क्या एप्लीकेबल होगा? कंपोजिशन एप्लीकेबल होगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जो टैक्स का पेमेंट करेगा वो हर स्टेट अपना अपना टैक्स का पेमेंट करेगा ना बेटा, क्योंकि हर स्टेट का अपना टर्नओवर है। अगर मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूं, गुजरात में रजिस्टर्ड हूं, तो बेटा गुजरात में जो मैं रजिस्ट्री ले रखी है उस रजिस्ट्रेशन के ऊपर गुजरात से जितना टर्नओवर हुआ, क्या बोला? गुजरात से, फ्रॉम वेयर, सेक्शन 22 को पढ़ो। सेक्शन 22 में क्या वर्ड यूज कर रखे हैं? फ्रॉम वेयर, गुजरात से। इसलिए टर्नओवर गुजरात वाले पे गुजरात वाला टैक्स दे देगा, राजस्थान वाले पे राजस्थान वाला, और महाराष्ट्र वाले पे महाराष्ट्र वाला टैक्स दे देगा। मुद्दा ही खत्म हो गया। इसलिए टर्नओवर इन स्टेट। ऐसा थोड़ा ना बेटा तीनों का एक ही जना टैक्स पे करके चलेगा, महाराष्ट्र वाले का भी, गुजरात वाले का भी, राजस्थान वाले का भी। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर तो तीनों का जोड़कर होगा, पैन वाइज। हाँ सर, तो ये भी समझ में आ गया साहब, टर्नओवर इन स्टेट। अब सिर्फ एक ही लड़ाई है जो मुझे आपको समझानी है। अब मैं लिंक करने वाला हूं अपने केसेस को, जो केस मैंने बनाए थे, किसके साथ? पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी रूल 62 के साथ। अब मैं मालिक आपसे पूछ रहा हूं, ये रूल 62 के साथ लिंक कर रहा हूं, और मैं फटाफट से वापस अपने केस नंबर सबसे पहले 1 पर आ रहा हूं। और केस नंबर 1 पर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, अच्छे से मुझे एक बात का जवाब देना सर, कि मुझे जो टैक्स का पेमेंट करना है वो कब से करना है, बताओ। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले जब मैंने डिस्कशन चालू किया था बेटा, स्टार्टिंग के 5 मिनट, उसमें मैंने क्या बोला था कि टैक्स का पेमेंट कब करना होगा? जब जीएसटी आप पर एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का कानून एप्लीकेबल होगा। और जीएसटी का कानून कब एप्लीकेबल होगा? जब आप जीएसटी में एंट्री लोगे। जीएसटी में एंट्री कब लोगे? जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराओगे। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब आप सेक्शन 22 को कंप्लाई करते हो, जब सेक्शन 22 आप पर एप्लीकेबल होता है। और वो बोलता है साहब 20 लाख से ऊपर अगर मेरा टर्नओवर गया तो मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी कि बेटा वो 18 नवंबर की तारीख, वो कौन सी तारीख? वो 18 नवंबर की तारीख, जब मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि ये वो तारीख है बेटा जिस तारीख को मेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड कर गया, किसको? 20 लाख। और यहां मैंने चूज करा था सेक्शन 10। तो मुझे बताओ बेटा कौन सा क्वार्टर चल रहा है? हाय हाय मजा आएगा। कौन सा क्वार्टर चल रहा है? क्वार्टर की बात करी ना अभी, टैक्स कैसे देना है? सीएमपी 08। हाँ क्यों सर? क्योंकि मैंने सेक्शन 10 ले रखा है। तो मुझ पर एप्लीकेबल कौन सा रूल होगा? रूल 62 एप्लीकेबल होगा। टैक्स के पेमेंट के लिए रूल 62 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैंने सेक्शन 10 को कंप्लाई करा है। हाँ सर बात तो सही है। तो क्वार्टर की बात करें सर, क्वार्टर चल रहा है सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ बिल्कुल सही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये देखो ये रहा आपका क्वार्टर। कौन सा चल रहा है मालिक? आपका क्वार्टर चल रहा है ये वाला, ये वाला, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस ये वाला क्वार्टर चल रहा है। बात तो सही है सर, ये वाला क्वार्टर चल रहा है हमारा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लेकिन सर आपके दिमाग में एक क्वेरी आई कि सर फिर तो सर पूरे क्वार्टर के टर्नओवर पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला ना कि क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है टैक्स का, यानी क्वार्टर का टर्नओवर। हाँ क्वार्टर का टर्नओवर अभी अभी लिंक करा के है ना मैं, ये देखो ये रहा। क्या लिखा मैंने लिखा क्वार्टर का टर्नओवर, क्वार्टर का, ये देखो ये रहा क्वार्टर का टर्नओवर। कोई दिक्कत नहीं सर, क्वार्टर का टर्नओवर। और क्वार्टर का टर्नओवर के हिसाब से सर आपका क्वार्टर तो ये वाला चल रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब तो सर अक्टूबर और 18 नवंबर, मतलब 31 दिन तो अक्टूबर के और 18 दिन नवंबर के जो हमने टर्नओवर किया होगा सर, फिर तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। क्योंकि आपने तो बोला ना सर कि पूरे क्वार्टर का टैक्स लगेगा। अरे मैंने बोला लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, आपने बोला। अरे मैंने बोला पर नहीं लगेगा। स्टूडेंट बोल रहा सर लगेगा, मैं कह रहा हूं नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्यों नहीं लगेगा? इस पीरियड पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बेटा, ये देखो ब्लैक वाले सर्किल तक, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो टर्नओवर मैंने करा, क्या इस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन सर आपने बोला, अरे रुक तो जा, सुन तो ले बेटा। मैंने बोला कि टर्नओवर ऑफ अ क्वार्टर पे टैक्स लगेगा, लेकिन बेटा टर्नओवर ऑफ अ क्वार्टर पे जो टैक्स लगेगा वो कब से लगेगा? जब से आप लायबल हुए हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कहता हूं साहब सेक्शन 10 में मैं नहीं आया, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, मैं सेक्शन 10 में नहीं आया, हटा दो ये सारी चीजों को, सेक्शन 10 को काट दो, इसको काट दो, नहीं आया मैं सेक्शन 10 में। अगर मैं सेक्शन 9 में ही होता तो मैं टैक्स किस पर देता बताओ? क्या मैं सेक्शन 9 में होता तो क्या मैं इस पीरियड वाले पे टैक्स देता? मुझे सिर्फ बताना, आपका आंसर ऐसे देने वाला हूं मैं। आप मुझे बताओ, अगर मैंने सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन लिया होता
तो साहब रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होता कि प्रोस्पेक्टिव अफेक्ट होता? सेक्शन 9 मुझ पर रेट्रोस्पेक्टिवली लगता कि प्रोस्पेक्टिवली? सर डेफिनेटली प्रोस्पेक्टिवली लगता। क्या बात कर रहे हो, पागल हो क्या? 18 नवंबर के बाद जो सप्लाईज आप करते हैं 19 नवंबर को, 20 नवंबर को, 21 नवंबर को, सर आपको उस पर टैक्स देना होता। बात तो सही है, कुछ गलत हो ना बोल रहा हूं मैं? और बच्चा भी सही बोल रहा है। बच्चा कह रहा है सर आपको 18 नवंबर के बाद 19 नवंबर, 20 नवंबर उसके रेस्पेक्ट में टैक्स इनवॉइस इशू करना होता, टैक्स कलेक्ट करना होता, ये सारा काम करना होता, लेकिन 18 नवंबर के बाद। तो बेटा एक बात बताओ, मैं जो अब टैक्स दे रहा हूं सेक्शन 10 में, वो किसके बदले दे रहा हूं? बताओ। इतना बोला था मैंने उस वक्त, मैंने बोला था मेरे शब्दों पे फोकस करना बोला था, और लिखवाया भी था इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9। अरे मेरे भाई सेक्शन 9 की जगह ही तो टैक्स दे रहा हूं। तो जो टैक्स मुझे सेक्शन 9 में बाद वाले पीरियड पे देना था, उसकी जगह ही तो अब मैं सेक्शन 10 में बाद वाले पर ही तो टैक्स दूंगा। बेटा सेक्शन 10 खोलो, सारे बच्चे सेक्शन 10 खोलो, चलो खोलो फटाफट खोलो सेक्शन 10 अपनी किताब में खोलो और पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। सेक्शन 10 में लिखा हुआ है बेटा इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल। देखो स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइनों के अंदर ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये वर्ड लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए? इसका मतलब क्या होता है? इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल का मतलब क्या होता है कि जो टैक्स आपको अदरवाइज पे करना था, कहां पर? 9 में। कहां पर? 9 में। 9 में जो टैक्स आपको अदरवाइज पे करना था, उसकी जगह अब आप 10 में टैक्स पे कर सकते हो। और अदरवाइज मेरे को सेक्शन 9 में कौन सा टैक्स पे करना था? 18 नवंबर के पहले वाला कि 18 नवंबर के बाद वाला? सर 18 नवंबर के बाद वाला टैक्स पे करना था, यानी इस पीरियड का टैक्स, ये वाला पीरियड, ना कि ये वाला पीरियड। बेटा ये जो ब्राउन मैंने मार्क करा ना, ब्राउन, इस ब्राउन वाले टैक्स का पीरियड मेरे को 9 में पे करना होता अगर मैं 9 में जाता तो। अगर मैं 9 में जाता तो। लेकिन क्या मैं 9 में गया? नहीं। तो 9 की जगह अगर मैं टैक्स दूंगा तो 9 की जगह बेटा कौन सा वाला टैक्स दूंगा? जो 9 में देना था, यानी कि जो 18 नवंबर के बाद देना था, वो टैक्स दूंगा। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो टर्नओवर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बेटा 18 नवंबर से कहां तक का होगा? 31 दिसंबर तक का। यानी नवंबर के 12 दिन और दिसंबर के 31 दिन, 31 डेज। सिर्फ 12 डेज नवंबर के और 31 डेज दिसंबर के पे ही में 18 किस तारीख तक बेटा? 18 जनवरी तक। मैंने लिखवाया आपको? नहीं सर आपने नहीं लिखवाया। क्वार्टर खत्म होने के बाद जो 18 तारीख आती है बेटा, उस तारीख तक आपको CMP 08 फाइल करना होता है। ये मैंने क्या बताई? टाइम लिमिट। CMP 08 को फाइल करने की टाइम लिमिट क्या होती है बेटा? क्वार्टर एंड से 18th डे जो आ रहा है, 18th डे सक्सीडिंग द क्वार्टर, सक्सीडिंग दी क्वार्टर, आपको क्या करना होता है? बोलो। टैक्स पे करना होता है। तो मालिक इस हिसाब से देखा जाए अगर, तो यहां पर जो जनवरी की 18 तारीख आएगी, क्या बोला मैंने? जनवरी की जो बेटा 18 जनवरी आएगा, इस 18 जनवरी तक मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स पे कराना पड़ेगा। 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में किस पीरियड पर? मालिक इस पीरियड पर। किस पीरियड पर? इस पीरियड पर। ये ग्रीन, ये देखो, ये जो मैंने मार्क करा ना, इस पीरियड पर। देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस पीरियड पर मेरे को जमा कराना पड़ेगा। जो 12 दिन प्लस 31 दिन का पीरियड है बाद वाला, क्योंकि मैं 9(1) की जगह टैक्स जमा करा रहा हूं। तो 9(1) इसलिए मैंने बोला सर टर्नओवर तो है, लिखा हुआ तो टर्नओवर है, लेकिन आपको साथ में इन ल्यू ऑफ वाली लाइन भी पढ़ के चलनी पड़ेगी। इन ल्यू ऑफ वाली लाइन भी पढ़ के चलनी पड़ेगी, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलो हाँ क्या ना? हाँ सर। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। अब आपको समझ में आया होगा कि साहब क्यों मुझे टैक्स पे करना है, क्यों मुझे 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। बेटा ये थी आपकी फर्स्ट सप्लाईज। इधर आओ, वो जो फर्स्ट सप्लाईज कर रहे थे ना, वो थी ये देखो, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से कहां तक? जब तक लाइबल हुए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक। क्या मैंने इस पर टैक्स पे कराया? नहीं सर। 18 नवंबर तक के 1 रुपये पर भी मैंने टैक्स पे आपसे नहीं करवाया। और बेटा मैंने पूरा कानून का लिंकेज दिया आपको, मैंने मन से कोई बात नहीं बोली है। मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूं, मन से बोल के निकल गया नहीं। आप लड़ सकते हो कहीं पर खड़े होकर, क्योंकि आप रेफरेंस दे सकते हो लॉ का कि देखो लॉ में ये लाइन लिखी हुई है। और बेटा तभी असली पढ़ाई होती है जब आप लॉ से रेफर कर सको। अगर आप लॉ से रेफर ही नहीं कर सकते, केवल मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया, किसी के सामने बोलोगे क्या? कोई आपसे पूछ लेगा कि साहब जो तू बोल रहा है ये लिखा हुआ कहां है, दिखा। कैसे दिखाओगे? क्योंकि जिसने पढ़ाया उसने दिखाया ही नहीं, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अभी मैंने लिंक करा दिया, एक एक चीज लाइन बता दी। सेक्शन 10 खोल के दिखा देना आप उसको। सेक्शन 10(1) बेटा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल। 10(2)(a) में भी लिखा हुआ है, 10(2)(a) में भी लिखा हुआ है इन ल्यू ऑफ द टैक्स पेबल। और ये जो बात मैंने बोली आपको, कौन सी वाली? रूल 62 वाली बेटा, ये आप जाके पढ़ सकते हो, वहां लिखा हुआ है। क्वार्टरली पेमेंट करना है, CMP 08 में करना है।
ये वहां लिखा हुआ है। तो क्वार्टर कौन सा क्वार्टर, ऐसा नहीं है बेटा कि जो क्वार्टर पीछे निकल गया वो नहीं लेना है, बाद वाला ही लेना है, क्योंकि बाद वाले पर ही टैक्स पे करता है और उसकी जगह ही टैक्स पे कर रहा हूं। आई होप बेटा इतना यहां पर डिस्कशन अपन खत्म करते हैं और आगे चलते हैं, केस 2 पे चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, पक्का पक्का। अब यहां समझ में आया कि फर्स्ट सप्लाईज पे टैक्स देना था क्या। यहां पर मैंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराया था किसमें, सेक्शन 10 में। हाँ, तो यहां पर फर्स्ट सप्लाईज का बेनिफिट मिला। हाँ सर वो 10(1) 10(2) है बेटा, दोनों में मिलेगा। अब तो देखो ये तो लॉजिकल बात होगी ना। अब आप ये नहीं बोल सकते सर कि 10(1) में मिलेगा क्या, हाँ मिलेगा ना, चाहे 10(1) में कराओ चाहे 10(2) में कराओ। यहां तक तो आपने कुछ भी टैक्स नहीं देना है बेटा, ये बेनिफिट आपको सेक्शन 10 देता ही नहीं है। ये 20 लाख वाला बेनिफिट सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन में जरूर था। ये देखो एक्सप्लेनेशन कभी भी किसको ओवर रूल नहीं कर सकती बेटा, सेक्शन को ओवर रूल नहीं कर सकती। एक्सप्लेनेशन छोटी होती है, सेक्शन बड़ा होता है। एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझाने के लिए डाली जाती है। एक्सप्लेनेशन कभी भी सेक्शन को ओवर रूल नहीं कर सकती, उससे बड़ी नहीं हो सकती। आपको ये बेनिफिट सेक्शन 10 नहीं देता ना, वो एक्सप्लेनेशन देती है। फर्स्ट सप्लाई समझाने के लिए बोला। फर्स्ट सप्लाईज का मतलब ये नहीं कि वो बेनिफिट वो दे रहा है आपको, बेटा ये बेनिफिट तो आपको सेक्शन 22 दे रहा है। ये 20 लाख वाला बेनिफिट आपको कौन दे रहा है, सेक्शन 10 सेक्शन 9 दे ही नहीं रहा। ये बेनिफिट तो आपको सेक्शन 22 दे रहा है कि 20 लाख पे टैक्स जमा नहीं कराना। क्यों, क्योंकि 20 लाख तक हम हमारा कानून आप पर नहीं लगाएंगे। आपका कानून रजिस्ट्रेशन होने के बाद लगाएंगे आपके ऊपर, और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे 20 लाख के ऊपर। ये सेक्शन 22 बोलता है। यानी 20 लाख का बेनिफिट आपको ना सेक्शन 10 दे रहा है ना सेक्शन 9 दे रहा है, ये तो सेक्शन 22 दे रहा है। फिर सर वो क्यों था, वो सिर्फ समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन डाली थी कि साहब फर्स्ट सप्लाईज का मतलब होगा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से आपका टर्नओवर चालू हो रहा है ना, वो टर्नओवर कहां तक का टर्नओवर, जब तक आप लायबल नहीं हो जाते, दैट इज 18 नवंबर। ये फर्स्ट सप्लाईज होगी, इस पर टैक्स नहीं लेंगे। और ऐसा नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के अंदर समझाया गया। और वही चीज बेटा आपका 10(2) बनती है। और वही चीज बेटा आपके शुरू से 10(1) तो थी 10(1) तो थी। तो 10(1) में भी कभी भी बेटा आपने 20 लाख के ऊपर टैक्स थोड़ा ना दिया। आपने क्वार्टरली पेमेंट कब करा, 20 लाख के बाद। हाँ क्या ना, हाँ सर। अब आओ बेटा केस नंबर 2 पर, इधर आओ इस पर आओ। इस केस में क्या चेंज था, इस केस में ये चेंज था मालिक कि आपने शिफ्ट करा था और नए साल से शिफ्ट किया था। यानी बेटा नया साल कहां से चालू हो रहा होगा मेरे को बताओगे सर। आपका नया साल चालू होगा यहां से आगे। कहां से आगे सर, यहां से आगे। हाँ क्या ना, हाँ सर बात तो सही है, यहां से आगे ही मेरा नया साल चालू हो रहा होगा। यानी बेटा अब मेरा 1 अप्रैल ये बन जाएगा, ये मेरा अब नया 1 अप्रैल बनेगा। हाँ, और बेटा यहां मैं टैक्स पे करके चलूंगा। देखो ये जो एरो है ना, यहां मैं कंपोजिशन में टैक्स पे करूंगा, क्योंकि मैंने जनवरी में अपना इंटेंशन गवर्नमेंट को बता दिया। ये देखो जनवरी में मैंने अपना इंटेंशन बता दिया। अब बच्चे की जो क्वेरी है वो सुनो। बच्चा कह रहा है सर मैं कंपोजिशन में पहली बार आ रहा हूं, यहां पर कंपोजिशन में तो पहली बार आ रहा हूं ना, तो मेरे को यहां पर फिर फर्स्ट सप्लाईज का बेनिफिट दो, फिर मुझे वापस 20 लाख का बेनिफिट दो। क्योंकि फर्स्ट सप्लाईज आपने तो बोला कि 1 अप्रैल से बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से मिलेगी टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और मैंने उसको बोला बेटा रजिस्ट्रेशन की डेट तो बता दे, वो तो तू ऑलरेडी करा चुका है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ना, हाँ मैंने बोला, क्या बोला कि फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इधर आओ, कहां लिखा था मैंने, यहां लिखा था। देखो फर्स्ट सप्लाईज का मतलब मैंने क्या लिखा था, फर्स्ट सप्लाईज का मतलब मैंने लिखा था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल से कहां तक, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक का टर्नओवर। बेटा उसका बेनिफिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना। ये देखो ये रहा आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ये रहा आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये रहा आपका बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेटा इसका बेनिफिट तो आप ऑलरेडी ले चुके हो ना इस 20 लाख का। तो अब बच्चा कह रहा है सर जब मैं वापस कंपोजिशन में आ रहा हूं तो वापस मुझे 20 लाख का बेनिफिट दो, यहां पर वापस मुझे स्टार्टिंग में बेनिफिट दो। तो मैंने कहा साहब आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो ना फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यहां डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो है नहीं ना, आप यहां से आगे तो निकल जाओगे। चलो बात मान ली आपकी कि सर बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो है, लो ये लो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो है, ये लो यहां से चालू हो गया आप। एक सेकंड, यहां से इस पॉइंट से चालू तो हो गया, लेकिन जाके रुकोगे कहां पर, रजिस्ट्रेशन कहां ले रहे हो, बोलो ले ही नहीं रहे हो ना रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड तो आप ऑलरेडी हो, इसलिए यहां पर नहीं मिलेगा वापस 20 लाख का बेनिफिट। समझो जब आप स्विच ओवर करोगे ना, स्विच ओवर, तो 20 लाख का दो बार बेटा 2 लड्डू नहीं मिलेंगे। आप ऑलरेडी 20 लाख का बेनिफिट ले चुके हो पिछले साल में, याद करो जब आपने 9 में रजिस्ट्रेशन लिया था। अब बच्चा बोल रहा है सर ये कहां लिखा हुआ है कि एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अगले साल वापस लेने की जरूरत नहीं है, वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड, कहां लिखा है ये भी बताओ। हर चीज बताओ, लिखी कहां है, पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। लॉ में रेफर कराओ कि लॉ में कहां लिखा हुआ है कि वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड, बताओ कहां लिखा हुआ है।
बेटा ये नहीं लिखा हुआ लॉ में, वंस रजिस्टर्ड ऑलवेज रजिस्टर्ड, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आप सेक्शन 22 जो रजिस्ट्रेशन की बात करता है उसका सब सेक्शन 1 ध्यान से पढ़ोगे बेटा, शब्दों पे ध्यान दोगे, तो उसकी शुरुआत क्या हो रही है बेटा? उसकी शुरुआत हो रही है एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। क्या बोला? एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। आप कौन हो? आप कौन हो? आप थे, आप यहां पर थे 18 नवंबर को। आप कौन थे? 18 नवंबर को आप सप्लायर थे कि नहीं थे? सर 18 नवंबर को मैं सप्लायर था। और कौन सा सप्लायर था? जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड था। पहली लाइन में लिखा हुआ है एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। 18 नवंबर को आप सप्लायर भी थे। क्या बोला मैंने? 18 नवंबर को आप सप्लायर भी थे और लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी थे। लेकिन बेटा 18 नवंबर को जब आपने चूज करा ना सेक्शन 9(1) में रजिस्ट्रेशन कराना, चूज करा, तो आप कौन बन गए? आप रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। अब जब आप यहां आकर बोलोगे कि मुझे वापस नए साल में वापस 20 लाख का बेनिफिट दो, तो आप वापस उस लाइन को जाके पढ़ो, फिर सेक्शन 22 की एप्लीकेबिलिटी चेक करो और यहां पर बोलो, क्या बोलो कि सर मैं क्या सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड हूं? नहीं, मैं तो रजिस्टर्ड पर्सन हूं। यहां सेक्शन 22 वापस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 22 कब एप्लीकेबल होगा? जब आप सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए। हाँ सर, जब आप सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन मालिक यहां पर आप ऑलरेडी क्या हो? रजिस्टर्ड पर्सन हो। वहां नहीं लिखा हुआ एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, वहां यह बात नहीं लिखी हुई कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। हर रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, फिर तो हर साल बेनिफिट मिलने लग जाता, क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन तो हो। हाँ, और 20 लाख से ऊपर आपका टर्नओवर गया नहीं उस साल के अंदर, तो क्योंकि बेटा हर साल टर्नओवर 0 से चालू होता है। हर साल आपका टर्नओवर 0 से चालू होता है। हाँ के ना? हाँ सर, टर्नओवर तो बेटा हर साल 0 से चालू होगा ना। हर साल की नई सेल्स होगी, पहली तारीख से वापस माल बेचना चालू करोगे तो 0 से स्टार्टिंग होगी। तो आप तो बोलोगे हर साल 20 लाख, नहीं, क्योंकि आप हर साल सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हो। आप एक बार थे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराया आप क्या बन गए? रजिस्टर्ड पर्सन बन गए। इसलिए बेटा लॉ में आपने देखा काफी जगहों पर लिखा रहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पर वो फोकस करते हैं किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को फोकस करते हैं। बट सेक्शन 22 में ऐसा नहीं लिखा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में उन्होंने क्या लिखा? एवरी सप्लायर वर्ड का यूज करा, रजिस्टर्ड पर्सन का यूज नहीं करा। उन्होंने बोला एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। हाँ के ना? हाँ सर, एवरी सप्लायर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी बेटा वापस 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाहे आप स्विच ओवर कर लो, चाहे आप स्विच ओवर कर लो, वापस बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी यहां पर तो बेटा पहले क्वार्टर से ही, अप्रैल मई जून, यहां तो पहले क्वार्टर से ही बेटा, इधर आ जाओ, ये देखो अप्रैल मई जून, ये दिख रहा है? हाँ सर, ये आपने मार्किंग करी, दिख रही है, ये रही बेटा अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ये पहले क्वार्टर का ही बेटा आपको टर्नओवर पर क्या जमा करा के चलना पड़ेगा? टैक्स अकॉर्डिंगली जमा करा के चलना पड़ेगा। अगर आप 2A में आते हो तो 3+3% के हिसाब से, और अगर आप सब सेक्शन 1 में आते हो तो अकॉर्डिंगली बेटा 1% या 5% जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है उस हिसाब से आपको जमा करा के चलना पड़ेगा। और अकॉर्डिंगली बेटा कहां तक कर सकते हो? लिमिट है 50 लाख 2A के अंदर, और 150 लाख या 75 लाख स्पेशल कैटेगरी में हो तो सब सेक्शन 1A के अंदर। तो अब आप बताओ मुझे 20 लाख का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर 20 लाख का बेनिफिट वापस नहीं मिलेगा अगर आप स्विच ओवर कर रहे हो। तो फर्स्ट सप्लाईज का मतलब यह था बेटा, फर्स्ट सप्लाईज मतलब जो बिजनेस चालू होने के बाद पहली बार आपने 20 लाख की फर्स्ट सप्लाईज करी थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। बिजनेस चालू होने के बाद आपकी जो फर्स्ट सप्लाईज थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से जो थी, हमने उसकी बात करी, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं ना, टिल द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया उसके बाद वापस 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक बात समझ के लो, इस पूरे डिस्कशन का सार बेटा अपन जो है क्रक्स निकालने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा बेटा। अगर आपको मजा आया और समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करोगे और इसे जितने जनों के साथ शेयर कर सकते हो शेयर भी करोगे, पक्का? हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे फ्रेंड्स से इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ। ये क्वेरी सेशंस में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ले रहा हूं, और भी अगर किसी बच्चे को क्वेरी है वो ग्रुप में डाल सकता है या इंस्टा और फेसबुक पे पूछ सकता है। मैं उसके लिए भी वीडियो क्वेरी सेशन बना दूंगा, एक पूरा क्वेरी सेशन बनाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट इसी तरीके से रिकॉल कराऊंगा और डिस्कस करूंगा। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा ये देखो, यहां पर अपन ने क्रक्स अगर अपन निकालें, देखो केस नंबर 1 में अपना क्या क्रक्स निकला? केस नंबर 1 में क्रक्स निकला साहब, पहली बार रजिस्ट्रेशन लोगे सेक्शन 10 में लोगे तो स्टार्टिंग के 20 लाख पे टैक्स नहीं देना, उसके बाद देना है। स्विच ओवर करोगे तो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से वापस 20 लाख नहीं मिलेगा, शुरुआत से ही टैक्स देना है। ठीक है सर। और कंपोजिशन लेवी को पूरा पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है साहब? सेक्शन 10 पढ़ना है, 3 to 7 पढ़ना है, रूल 62 पढ़ना है। और 62 क्या बोलता है कि साहब टैक्स देना है, क्वार्टरली देना है, क्वार्टर खत्म होने के बाद 18 तारीख तक देना है, और टर्नओवर इन स्टेट और ड्यूटी पे देना है। टर्नओवर इन स्टेट और ड्यूटी पे
देना है। तो फर्स्ट सप्लाईज बेटा सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन थी जो सेक्शन 22 को एलोबरेट कर रही थी, 22 को ओवर रूल नहीं कर सकती। बार बार आपको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिल सकता, एक बार ही मिलेगा, चाहे सेक्शन 10(1) में हो चाहे सेक्शन 10(2)(a) में हो, दोनों ही जगह आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, शुरू से मिलता है। अब आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा और आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, अगले क्वेरी डिस्कशन पर मिलते हैं, बाय।